that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter first, how, when, and where. Okay. At the start now this chapter, transaction in the period mean how things are the changing from one state to another by studying. जैसे कि हम यहाँ पर इतिहास में पढ़ा था कि जो ट्रांजेक्शन्स है, जो आना जाना है, वो इतिहास में कैसे परिवर्तन की ओर बढ़ा, मतलब ट्रांजेक्शन कैसे संभव हुआ. ठीक है, लोग जहाँ पर रह रहे थे उन्हें ऐसे क्यों लगा कि हमें यहाँ से परिवर्तन कर लेना चाहिए. We try to know how things that were in the past. जैसे कि हम अपने पास्ट में देखते हैं कि उन्होंने कैसा प्रयास किया होगा. It is an account of the past event. जैसे हमने पास्ट की जो भी हमारे सामने घटनाएं थी, in the sequence of time. It is the study of this event, their causes and the result. उसी के जो भी परिणाम निकले, उन्हीं घटनाओं के आधार पर उन्होंने ट्रांजेक्शन करना शुरू किया. जो भी उनके साथ घटनाएं घटी, वो कैसे घटी, कैसे उनके मन में आया कि वह ट्रांजेक्शन करना चाहिए और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए. Now so that how is affected the next sequence of the events. Okay. Events occurring before written records are the considered prehistory. जैसे कि हमने लास्ट ईयर क्लास में जाना था कि प्री हिस्ट्री में जो भी हमें रिकॉर्डेड मिले हैं वो कैसे मिले हैं, इन रिटर्न में रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले थे. तो ओवर टाइम हिस्ट्री हैज डेवलप, धीरे धीरे उन्हीं के आधार पर जैसे जैसे हिस्ट्री को डेवलप किया गया एंड एल्वॉल्व्ड देयर ओवर टाइम, और उनको इन्वॉल्व किया गया अब उस समय के आधार पर व्हेन इट यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ द पावरफुल पीपल. तो उससे में पता चला कि हमारे आसपास जो भी लोग रह रहे थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. Now history has become the study of the common people. यहाँ तक कि अब जो ये हिस्ट्री है वो कैसी है, कॉमन लोगों को वो डिपेंडेबल है, उनकी लिव्स पर एंड उनके आइडियाज़ पर. स्कॉलर्स हु राइट अबाउट हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. यहाँ तक कि जो विद्वान हैं वो अक्सर हमें इतिहास के बारे में लिखते हैं और इतिहासकारों के बारे में हमें बताते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक पीरियड इन हिस्ट्री. Periodization is the one of the essential tool of any historical study. यहाँ तक कि जब इस युग के आधार पर, periodization के आधार पर जब टूल्स जो भी हमें औजार मिले वो हमें अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि ये जो टूल्स हैं वो हमारी कैसे हैं, वो हमारी हिस्ट्रियन से, मतलब इतिहासकारों के द्वारा बताए गए कि ये हमें इतिहास से प्राप्त हुए हैं. It is the center to the relationship between past and the present of a given society. यहाँ तक कि ये हमें प्रेजेंट और पास्ट के बीच के डिफरेंस को बताते हैं. Historians have divided history. Historians जो इतिहासकार हैं वो हमारी हिस्ट्री को लगभग 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जैसे एंशियंट, मेडिवल एंड द मॉडर्न. These broad divisions marks how the society, उन्होंने इसको कैसे, इतनी बड़ी अंतराल को कैसे डिवाइड किया कि इसको एंशिएंट में रखना चाहिए, इसको मेडिवल में और इसको मॉडर्न में. तो हाउ द सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द वन पीरियड डिफरेंट फ्रॉम दैट द प्रीडेंडिंग एंड सोसाइटी पीरियड. यहाँ तक उन्होंने जाना, जब वो इतिहासकारों ने जाना कि वहाँ की जो राजनीति के आर्थिक व्यवस्था है, जो भी उनके कार्य है, वो सब उन तीनों में अलग अलग भिन्नताएं देखी. तो उन्होंने जाना कि जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो भी रिटन रिकॉर्ड्स थे वो प्री हिस्ट्री में थे, जो रिटन रिकॉर्ड नहीं थे वो प्रोटो हिस्ट्री में थे, है ना. और उसके बाद जो भी दीवारों पर, जमीन पर, पत्थरों पर जो भी लिखा गया और जो भी साफ सुथरी शैलियाँ थी या थोड़ी मॉडर्नाइजेशन थी वो कहाँ मिली थी, हमको हिस्ट्री में मिली थी. उसी के आधार पर इतिहासकारों ने और हिस्ट्री को लगभग 3 भागों में बांटा. जो सबसे ज़्यादा पुराने चीज़ें एविडेंस प्राप्त हुए थे वो उसको एंशिएंट में, थोड़े नए से उनको लगा तो मेडिवल में, और जो बिल्कुल आज से मिलते जुलते हैं तो उनको उन्होंने मॉडर्न में डाल दिया. ओके, पीरियडाइजेशन इज द हिस्ट्री हैज चेंज ओवर टाइम. इसी इतिहासकारों ने उन्होंने क्या करा, इस युग के स्थानांतरण नहीं, इस युग को ही बदल लिया, मीन हिस्ट्री को ही बदल दिया. वी डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिक ऑफ द समथिंग विच हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे वी लाइफ. जैसे उस समय वो जीवन व्यतीत करते थे
उसी कार्य को, उसी जीवन को उन्होंने उसके आधार पर ही उसको बांट दिया. फॉर एग्जाम्पल, some historians says that the change from the ancient to the medieval period occurred with the arrival of the Turks in भारत. जब सबसे पहले मध्यकालीन युग में, मेडिवल एज में तुर्की लोग भारत में आए, उन्होंने जो भी उसने कार्य किए तो वो एंशियंट से थोड़ा डेवलप्ड थे. तो द प्रोसेस ऑफ द सेटिंग अप एन एम्पायर ब्रॉट अबाउट प्रोफॉर्म चेंजेस. उन्होंने अपने साम्राज्य के कार्य करने के लोगों के रहन सहन में थोड़ा बदलाव किया. एंड द सिमिलरली द चेंज फ्रॉम द मेडिवल टू मॉडर्न ओकर्ड. ऐसा लगता था जैसे जो मध्यकालीन भारत है वो आज का मॉडर्न युग से काफी मिलता जुलता है. विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ऑन द शोर्स ऑफ द भारत. जब उन मेडिवल एज में, जब हमारे मेडिवल एज में जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आज के मॉडर्न भारत से मैच किया. मतलब मॉडर्न भारत से मैच किया मतलब जब वो आए थे मेडिवल में तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए थे नए नए जो मॉडर्न एज से मैच होते हैं. इसलिए उसी उनके संबंधित कार्यों को मेडिवल पीरियड में डाल दिया गया. नेक्स्ट अ पीरियड ऑफ द ट्रांजेक्शंस. Historical period differs from country to country depending on the stage of the development of that region. Okay. In Europe, the modern age started in the 15th century. जैसे यूरोप में जो भी मॉडर्न एज शुरू हुई वो लगभग 15वीं शताब्दी शुरू हुई. और भारत में जो मॉडर्न पीरियड ग्रेजुअली रिकर्ड इन द बिगिन इन द मिड 18th सेंचुरी. भारत में कब शुरू हुआ था मॉडर्न एज? 18th सेंचुरी के मिड से. और यूरोप में 15th सेंचुरी से शुरू हो गई थी और भारत में 18th सेंचुरी के मिड से. द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द भारत ट्रांजेक्शन वॉज द कंक्र ऑफ द बर्गोस द ब्रिटिश. धीरे धीरे भारत की जो भी व्यवस्था थी, धीरे धीरे जब उन्होंने अंग्रेजों ने, मतलब मॉडर्न होने से पहले मेडिवल एज में जब उनकी सारी कमान अंग्रेजों के हाथ में थी, उन्होंने भारत को मॉडर्नाइजेशन तो करना चाहा, लेकिन उन्होंने उन लोगों को जो भारत के लोग होते थे उनको अपना स्लेव भी साथ के साथ बनाना चाहा. वो सोचते थे कि ये जो भारत है वो हमारे अकॉर्डिंग चले. तो भारत हैज़ बीन द इन्वेडेड एंड कंक्यूर्ड बाय द फॉरेनर्स. क्योंकि जो भारत हमारा जो देश है वो लगभग वो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में वो अंग्रेजों के हाथों में चला गया था. However, unlike the earlier conquerors, उन्होंने ऐसे ऐसे अत्याचार करने शुरू कर दिए थे. The British did not settle down and adapt to the भारतीय way to life. वो चाहते थे कि भारतीय लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए और यहाँ पर जो साम्राज्य स्थापित किया जाए वो केवल अंग्रेजों का होना चाहिए. For the first time, भारत was ruled from outside by the foreigners. सबसे पहले भारत में ऐसा हुआ कि बाहर से आए हुए लोगों ने भारत पर कब्जा कर लिया. Subjected to the alien rule for the about 200 years, लगभग 200 सालों तक हमारा भारत गुलाम रहा. And the sharp divided between the British rule and the Bharatiya were never bridges. यहाँ तक कि उन दोनों में हमेशा लड़ाई तनाव चलता रहा. अंग्रेजी और भारतीयों में एक तनाव का मुद्दा बना रहा था क्योंकि 200 सालों तक हमारा भारत गुलाम रहा. तो उनमें से जो भी हमारे भारत की अच्छी चीज़ें थी वो फॉरेनर्स अपने साथ ले जाना चाहते थे. तो उनके बीच में लड़ाई का मुद्दा चलता रहा. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड. और धीरे धीरे जब हम उन लोगों से, अंग्रेजों से अपने देश को फ्री कराया तो हमारे यहाँ पर जो भी मॉडर्न युग जब शुरू किया गया तो अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, तो उसमें सबसे पहले शहरीकरण को, अर्बनाइजेशंस, advancement, democratic institutions and fundamental civil liberties and the relationship humanism and the industrializations आदि इन चीज़ों को डेवलप किया गया. कि हमारे सबसे पहले हमें अपने आप को मॉडर्न बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों ने जब अंग्रेजों से फ्री किया अपने देश, पहले तो सबसे पहले गाँवों से शहर बसाने शुरू किए कि शहर बनेगा तो उसमें क्या होगा, इंडस्ट्री होगी, औद्योगिक धंधे होंगे हैं जिसमें लोग अपना रोजगार करेंगे. उसके बाद से उन्होंने किस में डेवलपमेंट किया, डेमोक्रेटिक में, रिलेशनशिप में, ह्यूमनिज्म में, सब चीज़ों में धीरे धीरे सुधार करना शुरू कर दिया जिससे कि हमारा भारत एक मॉडर्न भारत बन जाए. इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट्स इन हिस्ट्री. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है, तारीख है, वो भारत इतिहास में कितनी इम्पोर्टेंट है. डेट्स प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन हिस्ट्री. इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, तारीख, डेट. Date are the important to know
द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स। यहाँ तक कि इतिहास में जो भी चीज, जो भी घटना आधारित होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल होती है? डेट के ऊपर, कि किस डेट में कौन सी घटना को किया गया था। इन द chronological order, remembering or the knowing the dates is not in the easy zone। यहाँ तक कि उस समय डेट को मेंशन करना इतना आसान नहीं था, बल्कि एक डिफरेंट कार्य था। However, for some overalls, we know the dates, but for some other it's difficult to assign a date। यहाँ तक कि ओवरऑल उस तारीख को मेंशन करना, बताना और उसके अकॉर्डिंग कार्य करना, यह बहुत एक डिफिकल्ट टास्क था। They take a long time of the occur। यदि वो उस पर डेट मेंशन करते थे, वह एक लंबे समय तक चलता रहता था। मान लो कोई एविडेंस है, कोई तथ्य है, हमने उस पर डेट मेंशन कर दी, या हमने कोई मूर्ति बनाई उस पर डेट मेंशन कर दी, तो क्या होता था, यदि वो कहीं छुप गई या खो गई या कभी कितनी सालों बाद में मिले, तो हमें उसे देखकर पता चल जाएगा ना कि वो कौन सी सेन में, कौन सी डेट में बनी हुई है। तो यहाँ पर जो इतिहास थी, इतिहास किसके ऊपर डिपेंडेबल है? केवल इम्पोर्टेंस है डेट के ऊपर। यदि उस पर कुछ ना कुछ शैली या डेट ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, तो उससे पता चलती है कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, वो इतिहासकारों से संबंधित है या ये हमारी प्राचीन है। ब्रिटिश राज एंड द भारतीय हिस्टोरी। अकॉर्डिंग around the 18th century, a number of the significant events and the battles took place in the world। लगभग 18वीं शताब्दी की युग जैसे शुरू होता है तो क्या होता है, चारों तरफ एक युद्ध का माहौल सा बन जाता है। एज मोस्ट ऑफ द राइटर वर्ड डिपेंड ऑन द इन्फ्लुएंस बाय द रूलर्स। यहाँ तक कि जो लिखने वाले साहित्यकार होते थे वो भी राज्यों किस पर, रूलर्स पर, सम्राटों पर ही आधारित होते थे। यदि उनके रूलर्स कहेंगे कि इस चीज को लिखो तो लिखते थे, नहीं तो वो नहीं लिखते थे। सो दे वुड राइट ओनली अबाउट देयर अचीवमेंट। उनके जो रूलर थे, शासक थे, वो केवल ये चाहते थे कि वो जो इतिहासकार हैं उस समय की, वो उन चीज़ों को लिखें जो वो उनको लिखवाएं, या जो भी वो अचीवमेंट गेट करे वह उनको मात्र उनको ही लिखें। बट एज द रीडरशिप ग्रू इन द प्रिंट मार्केट फॉर बुक्स एक्सपेंडेड, और उनकी जैसी किताबें छपें तो वो मार्केट में एक हाई प्राइस पे छप जाए। द अर्निंग ऑफ द ऑथर्स इंक्रीज। धीरे धीरे उनकी जो ऑथर की अर्निंग थी वो भी धीरे धीरे बढ़ जाए। एंड दिस फ्रीड देम फ्रॉम द फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द पैट्रन्स ऑफ द आर्टिफैक्ट एरिस्टोक्रेट्स एंड गिव मेन द इंडिपेंडेंस टू राइट देयर कॉमन पीपल। लेकिन वो इतने स्वतंत्र नहीं होते थे कि वो किसी कॉमन पीपल, सामान्य लोग पर या किसी काश्तकार पर या किसी जनता पर वो स्वतंत्र होकर लिख सके। The social and the economic structure of the society. There were many historians who started writing about the British rule in Bharat. In 1870, James Mill, a Scottish economist and a political philosopher, wrote a massive 3-volume books. Number first, The History of British Bharat. In is divided Bharatiya history into the 3 periods: Hindu, Muslim and Christian। Okay, जैसे 1817 में जेम्स मिल ने, एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स ने, एक किताब को लिखा जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश भारत। उन्होंने उसमें 3 इसको उन्होंने लगभग 3 पीरियड्स में बांट दिया गया, जैसे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में। द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश भारत इज ए मोन्यूमेंटल वर्क इन विच जेम्स मिल सेट ऑफ द डिस्प्ले द हिस्ट्री। जैसे कि इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश भारत में जेम्स मिल ने इसमें सारा इतिहास खोल करके रख दिया था, और लेकिन उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में एक बैरियर का काम कर दिया था। इस बुक ने क्या किया था, एक बैरियर का काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया था इसमें उनकी हिस्ट्री के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड द लॉज ऑफ भारत, कि यहाँ के जो लोग हैं कि भारतीय क्लाइमेट और कैसे इस क्लाइमेट में रहते हैं, कैसे उनके कानून है, कैसे कायदे हैं, कैसे वो जीवन व्यतीत करते, उन सब के बारे में उन्होंने उसमें मेंशन किया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मिल हैड नेवर बीन टू भारत, his work had a profound effect on the British system of governing the country, as did his
लेटर ऑफिशियल कनेक्ट विद भारत, धीरे धीरे जैसे कि भारतीय सिस्टम में जैसे जैसे अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने लगा तो भारतीय साम्राज्य में क्या हुआ, अंग्रेजी शासन फैलने लगा। उन्होंने इन भारतीयों को खत्म करने के लिए अपने अंग्रेजी शासन की शुरुआत की और अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले कायदे कायदे कानून बनाए जिससे भारत में फूट की मतलब एक दूसरे से लड़ने की भावना शुरू हो जाए। बट ही प्रिसीव्ड भारतीय एज द इंफीरियर पीपल, यहाँ तक कि जो भारत के लोग थे फिर भी इतने मजबूत थे कि वो लगातार गति से किससे, अंग्रेजों से लड़ते रहे। The sources of the history of the modern Bharat. The period under study has the abundance of source material. They are the number of the other still sources which give us the clear picture of this period. Number first, archaeological sources. What is archaeological? Archaeological sources include inscriptions, building, monuments, coins. British, Portuguese, French, and the Dutch all have built various forts, places, residential, official, and the public buildings like रेलवे स्टेशन, एजुकेशनल बिल्डिंग एक्सेट्रा। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल में जैसे भी अंग्रेज वगैरह, अंग्रेज या फिर भारतीय ने मिलकर जो भी हमारे भारत में जो भी मोन्यूमेंट्स स्थापित किए, चाहे वो कोई भी फोर्ट, किले हो, प्लेसेस हो, रेसिडेंशियल, ऑफिशियल हो, पब्लिक बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, इन सबको जब स्थापित किया गया तो उन्होंने उसमें एक नई अलौकिक भारत की छवि दी की। इसके अलावा उन्होंने विक्टोरियल मेमोरियल इन कोलकाता में, राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली में, गेटवे और भारत इन मुंबई में, ऐसे बहुत सारे अपने जैसे जैसे युग परिवर्तित होता चला गया वैसे वैसे मुगलों ने, तुर्कियों ने, अंग्रेजों ने अपने अपने मोन्यूमेंट्स को स्थापित करना शुरू कर दिया जिससे भारत में उनका स्थापत्य जम सके। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि भारतीय लोग इतने मजबूत थे, इतने उनकी जो सोच थी भले कैसी थी कि वो एक यूनिटी को बनाने वाली थी और उन्होंने फिर से वापस अपना कब्जा हिंदुओं ने कर लिया और अपने भारत को अंग्रेजों से छुड़ा लिया। तब हमारा भारत धीरे धीरे जो बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स बने थे उनको धीरे धीरे उनको डेवलप किया और अपने भारत को एक मॉडर्न भारत बना दिया। नंबर 2 है लिटरेसी सोर्सेज। उन्होंने पढ़े लिखे साधनों के आधार पर लिटरेसी सोर्स आर द कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट। दे आर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड द सर्वे एंड सो ऑन। All these recorded had been carefully preserved in the archives and the museums. Okay? तो जो भी यहाँ पर लिखित जो भी बातें लिखी जाती, चाहे प्रशासनिक हो चाहे ऑफिशियल हो, जो भी हो, उन्हें उसे बहुत तरीके से सेफ तरीके से रखा जाता, चाहे मोन्यूमेंट्स में या फिर लाइब्रेरीज में। ओके, नेक्स्ट है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। द मुगल्स हैज स्टार्टेड सिस्टम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। मुगलों ने सबसे पहले शुरू किया था जो भी लिखा जाएगा, जो भी रिकॉर्ड तैयार होगा उसको, जो भी यहाँ पर सिस्टम शुरू किया जाएगा उन सब चीजों को लिखित रूप में शुरू किया जाएगा। दिस वॉज अ फर्दर एंड द परफेक्टेड बाय द ब्रिटिश, और उसी के आधार पर अंग्रेजों ने भी वैसे ही करना शुरू किया। जो मुगलों ने शुरू किया था वही अंग्रेजी साम्राज्य ने किया कि जो भी कार्य होगा वो लिखित रूप में बिल्कुल सावधानी के साथ किया जाएगा। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वॉज रिकॉर्डेड, और जो भी प्रत्येक प्रशासनिक रिकॉर्ड्स, जो भी डिसीजन लिए जाते थे, निर्णय लिए जाते थे, उनको भी लिखित रूप में लिखा जाता था। एंड केयरफुली प्रिजर्व, और बड़े ध्यान से उनको संभाला जाता था। एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी बॉडी है रिकॉर्ड रूम्स, उसके लिए अलग अलग से जुडिशरी में, न्यायालय में अलग अलग से कमरे तैयार कर दिए जाते थे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के जो भी रिकॉर्ड्स होते थे वो उसमें आसानी से उनमें रख सकें। Which even the smallest record were kept, और कोई भी कुछ रूमों में छोटे मोटे रिकॉर्ड्स सही रखे जाते थे, वेल कैटलाइज, जैसे भी उनकी भावनाएं होती थी। यदि जजमेंट से संबंधित तो जुडिशरी में, है ना, और लेजिस्लेटिव से संबंधित तो लेजिस्लेटिव रूम्स में। तो सभी रिकॉर्ड्स को अलग अलग रूम्स में डिवाइड कर दिया जाता था और अकॉर्डिंग टू, और उनके आधार पर उस इनके रिकॉर्डों को उसमें रखा जाता था। Thus the proceeding of the each government department is available to us,
और यही फिर जैसे जैसे हमारी सरकार बदल चली गई और धीरे धीरे हमारे साम्राज्य ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। दिस हैज हेल्प हिस्टोरियंस, ये जो इतिहासकार हमारी हेल्प करते हैं, हमें बताते हैं, सहायता करते हैं कि हमारे इतिहास में ऐसा हुआ था, तो हमें इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती है। मतलब बस जो भी हमारे इतिहास में हुआ था वही हम अगर शुरू कर दें, थोड़े मोड़े में थोड़ा बहुत परिवर्तन करें, बाकी जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी कि वो तो अच्छी हैं कि भाई जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं वो रिटर्न में है और उनको सेव कर दिया जाए, तो उन्होंने वैसे ही अब मॉडर्न भारत बनाने के लिए उन्होंने यही कार्य करना शुरू कर दिया। Immediately in there the study of the period, many of the official records of the period are now the preserved in the national archives of the भारत। और धीरे से और उसके बाद से उन रिकॉर्डों को जिस संग्रहालय में रखा गया उसको नाम दिया गया नेशनल आर्chives ऑफ भारत। ओके, फिर है सर्वे रिपोर्ट्स। द ब्रिटिश आल्सो बिगन द प्रैक्टिस ऑफ द कंडक्टिंग सर्वे। किसी भी चीज को अच्छे से जानने के लिए जो ब्रिटिश साम्राज्य आया था वो उसका सर्वे करता था, निरीक्षण करता था कि ये वास्तव में सही है या फिर गलत है। पॉपुलेशन सर्वे, जैसे उन्होंने जनसंख्या का सर्वे किया, रेवेन्यू सर्वे एंड द रेट सर्वे एंड मनी अदर टाइप्स ऑफ द सर्वे वर कंडक्टेड। और ऐसे अन्य बहुत सारे सर्वों का शुरुआत की गई। तो मैपिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्वे। तो इन सर्वों का निर्धारण करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था मैप, है ना, नक्शा। नक्शे के द्वारा बताया गया इस पार्ट में कितनी जनसंख्या रहती है, कितने एरिया में कितनी जनसंख्या। तो उन सबका जब सर्वे कराया गया तो हमने जाना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वो को गेट करने के लिए मैप। द ब्रिटिश मेड ए लार्ज नंबर ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप्स। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने मैप को जब जाना कि मैप सबसे ज़्यादा सटीक सही है, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे लार्जेस्ट सबसे बड़े टोपोग्राफिकल एक अच्छी अक्षांश पर बने हुए मैप का अंकन किया, बनवाया। सेंसस ऑपरेशंस आल्सो बिगन, और उस पर सेंसस को शुरुआत की गई। जैसे अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं मैप पर, उसी तरह उन सेंसस को अंकित किया गया। All these reports are available to us, जिससे हमें पूरे भारत की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए। Okay, फिर indigenous records, diaries, account of the pilgrims and the travelers, newspaper, book, novels and the leaflets reflect the feeling of the Bharatiya under British rule। भारत में अंग्रेजी रूल के दौरान ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, जैसे डायरीज, पिलग्रिमेज, ट्रेवलर्स, न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि पेड़ पत्तियों पर लिखे हुए ऐसे बहुत सारे एविडेंस को इकट्ठा किया और उनको क्या कर दिया गया, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को तैयार किया गया। पीपल रोट इन इंग्लिश, मोस्टली वो जो अंग्रेजी लोग होते थे अंग्रेजी में लिखा करते थे। एंड द बर्नाकुलर्स, दादा भाई नौरोजी रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन भारत। दादा भाई नौरोजी ने हमेशा गरीबी था और भारत में जो भी अनब्रिटिश रूल था उसके ऊपर लिखा करते थे। इन विच इज द हाईलाइटेड द एक्सप्लॉइटेड नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया किसको, कि जो भारत में जिसका एक्सप्लॉइटेशन, शोषण हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दादा भाई नौरोजी ने लिखा कि अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों को कैसे एक्सप्लॉइटेड करते हैं। न्यूज़पेपर सच एज द केसरी इन मराठी, जो न्यूज़पेपर छापे जाते थे वो मराठी भाषा में, मराठा इन इंग्लिश, एंड आल्सो मेड पीपल अवेयर ऑफ द रियल इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश। क्योंकि भारतीय लोग जानते थे कि जो अंग्रेजों का जो शासन है वो मोस्टली जो भी चीज़ें होती थे वो अंग्रेजी में इसलिए छपवाते थे जिससे भारतीय लोग उसको ना पढ़ सके और वह उनकी भाषा का फायदा उठा करके उस पर अपने कार्य को, अपने इस देश पर आधिपत्य आसानी से जमा सके। एंड द नेशनल मूवमेंट वाज इट्स पीक, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन था जब बड़ी चरम सीमा पर था, तो ब्रिटिश ट्राइड टू द सप्रेस द प्रेस। धीरे धीरे अंग्रेजी लोगों ने प्रेस किया, फोर्स किया कि ये जो न्यूज़पेपर है वो अंग्रेजी भाषा में छपे, हिंदी में ना छपे। यदि हिंदी में छपेगा तो अंग्रेजों के जितने भी कायदे कानून हैं वो हम भारतीय लोग आसानी से पढ़ लेंगे और हो सके उसका अंग्रेजों को बाहर निकाल दे। तो इसलिए उन्होंने जोर डाला
कि जो भी चीज़ें हैं वो अंग्रेजी में ही छपेंगी। हाउएवर दे वर अनसक्सेसफुल। लेकिन जब नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की गई तो अंग्रेजी लोग क्या हो गए, असफल हो गए, क्योंकि न्यूज़पेपर थी, डायरीज थी, मोनूमेंट्स, जो भी चीज़ें थी वो धीरे धीरे हिंदी में छपने शुरू हो गए। दिस ईयर ही विल बी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 25, 250 and the 300 years. This period is generally regarded as the moderate period. जल्दी ही जैसे युग में परिवर्तन होना शुरू हुआ तो 250 से 300 सालों के बीच में धीरे धीरे भारत को मॉडर्न भारत के नाम से जाना जाने लगा। The modern period in Bharat is associated with the establishment of the British colonial rules and the fight we put and against it. धीरे धीरे जैसे जैसे जब सब चीज़ें हिंदी में छपने लगी तो भारतीय लोग जानने लगे कि अंग्रेज लोग हमारे साथ ज़्यादा हमारा एक्सप्लॉइटेड अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या किया, उनसे युद्ध करना, उनसे लड़ना मरना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजों को भारत से बाहर किया जा सके। ही विल स्टडी द सोशियो कल्चर चेंजेस। धीरे धीरे इनके सामाजिक रूप में भी परिवर्तन हुआ एंड केम इनटू द भारत अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटेन, और उन्होंने जल्द ही अंग्रेजों के चंगुल से भारत को छुड़ा लिया। वी विल रीड अबाउट द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन भारत, और जल्द ही वह राष्ट्रवादिता की भावना को भारत में पढ़ने लगे, विच अल्टीमेटली लीड द भारत बिकमिंग ए फ्री नेशन। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपने भारत को एक फ्री नेशन का दर्जा दिला दिया गया। वी विल ऑल्सो सी द डेवलपमेंट दैट हैव टेकन प्लेस सिंस देन एंड हाउ दे हैव इम्पैक्टेड अवर प्रोग्रेस, और इसी प्रोग्रेस के चलते हमारा भारत जल्द ही मॉडर्न भारत और एक फ्री नेशन के रूप में परिवर्तित हो गया। ओके, तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।